Hello everyone. Good evening to all of you and guys welcome to all to the engineers वाला चैनल। और सबसे पहले आप सभी बच्चों को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप सभी लोग एक प्रण लेंगे कि आज से हम लोग बहुत ही मेहनत से पढ़ाई करने वाले हैं, क्योंकि देखो आज एक स्पेशल त्योहार है जो एक पूरा हिंदुस्तान हर्ष और उल्लास के साथ बहुत खुशी से मना रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इस फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे होंगे और आप आज के दिन खुद से प्रॉमिस करिएगा कि आज का दिन आपकी लाइफ का एक चेंजेबल दिन होना चाहिए, कि आज से आप हमेशा जो आपका मुकाम है, जो आपने डिसाइड किया है, उसके लिए बहुत मेहनत करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप ऐसा ही करेंगे। एंड गाइस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नाउ वी विल स्टार्ट अवर लेक्चर ऑफ द फ्लाईव्हील। तो इससे पहले हम लोगों ने सारे के सारे लेक्चर कंप्लीट किए हैं और वो अप टू द गियर ट्रेन हम सारे लेक्चर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। तो नाउ आज की क्लास के अंदर हमें देखना है कि फ्लाईव्हील क्या है और फ्लाईव्हील किस तरीके से काम करता है और फ्लाईव्हील के अंदर पावर किस तरीके से स्मूथ बनाई जाती है और फ्लाईव्हील का क्या टर्निंग मोमेंट डायग्राम होता है और फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या होती है। एज यू नो डैट जब आप किसी मशीन का फॉर्मेशन करते हैं तो मशीन का फॉर्मेशन करते समय आपके माइंड में हमेशा कुछ फैक्टर चलते हैं। फैक्टर के अंदर सबसे पहले आप बात करते हैं कि किसी मशीन की काइनेमेटिक एनालिसिस क्या हो सकती है। भाई काइनेमेटिक एनालिसिस से मतलब यह हुआ कि कौन सा मशीन का पार्ट कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और जो पार्ट मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है और जो मूव करने वाला पार्ट है उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। ये सारी एनालिसिस आपने काइनेमेटिक में की। काइनेमेटिक के बाद आपने उसकी डायनेमिक एनालाइज करी। डायनेमिक एनालाइज का मतलब है आपने ये सीखा कि कौन से मशीन का पार्ट कितनी पावर या फोर्स को डिलीवर कर सकता है। तो ये जो एनालिसिस है वो एनालिसिस आपके पास डायनेमिक एनालिसिस कहलाई। डायनेमिक एनालिसिस करने के बाद आपने सिस्टम को फैब्रिकेट किया होगा। फैब्रिकेट करने का मतलब है कि आपने मशीन के पार्ट को जोड़ जोड़कर पूरा एक सिस्टम बना के रख दिया होगा कि ये एक फैब्रिकेशन है जो आपने मशीन को बनाकर दे दिया। तो वो आपका फैब्रिकेशन हो चुका है। फैब्रिकेशन होने के बाद आप सिस्टम को बैलेंस करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं कोई पार्ट मशीन का अनबैलेंस्ड हो। तो उसके बाद आप मशीन को बैलेंसिंग करते हैं। तो बैलेंसिंग करने के बाद आप जैसे ही उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने वाले होते हैं तो आप क्या देखते हैं कि हमने उस सिस्टम के बारे में यह पता कर लिया कि उसकी वेलोसिटी कितनी थी, कितनी वेलोसिटी से वो मूव कर सकता है, कितनी पावर या फोर्स को डिलीवर कर सकता है, उसके बाद क्या सिस्टम बैलेंस है कि नहीं है। ये सारी चीजें करने के बाद सिस्टम को फैब्रिकेट करने के बाद आप जैसे ही प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने वाले थे तो आपके माइंड में दो फैक्टर और आए। पहला फैक्टर यह आया कि आपको यह देखना था क्या जो मशीन तुम मार्केट में लॉन्च करने वाले हो उस मशीन से आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है क्या नहीं हो रही है। अगर डिमांड फुलफिल नहीं होगी तो ऐसी मशीन बनाने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपको चाहिए 100 जूल पावर और मशीन डिलीवर कर सकती है मैक्सिमम पावर ऑफ 80 जूल, तो ऐसी मशीन को बनाने का कोई फायदा नहीं। तो आप सबसे पहले यह चेक करेंगे कि जो मशीन आपने बनाई है उस मशीन को बनाने के बाद क्या आपकी डिमांड फुलफिल हो रही है। अगर डिमांड आपकी फुलफिल हो रही है तो दैट मींस जो पावर मशीन आपकी सप्लाई कर रही है वो स्मूथ पावर होने वाली है। तो हमेशा कुछ फैक्टर को आपको याद रखना है कि जब मशीन सब कुछ होने के बाद भी आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि जो पावर आपने सप्लाई करी है मशीन ने क्या वो पावर स्मूथ पावर है, क्या पावर आपको सही टाइम पर मिल रही है, जो आपकी नीड है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, क्या वो फुलफिल हो पा रही है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो मशीन आपके काम की नहीं है। तो फिर उसके बाद आपको ये सब होने के बाद भी आपको सिस्टम के अंदर मशीन के अंदर ऐसा कुछ देखना पड़ता है, ऐसी कुछ डिवाइस लगानी पड़ती हैं जो पावर को स्मूथ बनाएं। तो पावर को स्मूथ बनाने वाली जो डिवाइस है उसका नाम है फ्लाईव्हील, उसका नाम है गवर्नर। तो फ्लाईव्हील और गवर्नर आपने मशीन के अंदर क्यों लगाया, मतलब आपने फ्लाईव्हील का यूज क्यों किया या गवर्नर का यूज क्यों किया। पावर को स्मूथ बनाए रखने के लिए आपने यूज किया, किसका यूज किया, फ्लाईव्हील का।
पावर को स्मूथ बनाए रखने के लिए आपने यूज किया किसका? गवर्नर का। तो अब आपके माइंड में दो कंसेप्ट आने चाहिए कि भाई फ्लाईव्हील कैसे काम करता है और गवर्नर कैसे काम करता है। तो सबसे पहले जैसे मैं फ्लाईव्हील की बात करता हूं, तो फ्लाईव्हील को तो आप समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अगर आपके पास कोई एक इंजन है, तो यू नो द इंजन विल बी इन अ फॉर्म ऑफ सिंगल स्लाइडर। इंजन किसकी फॉर्म में होता है भाई? इंजन होता है सिंगल स्लाइडर की फॉर्म में। इंजन किसकी फॉर्म में? सिंगल स्लाइडर की फॉर्म में। तो अगर ये आपके पास यहां पर एक क्रैंक है और ये आपके पास एक कनेक्टिंग रोड है, ये आपके पास एक कनेक्टिंग रोड है, आपने कनेक्टिंग रोड को इस तरीके से ऐड किया है, तो ये आपने यहां पर क्या बनाया है? एक कनेक्टिंग रोड बनाई है। तो ये आपके पास एक इंजन है। अब यहां पर इस पिस्टन के अंदर, जो पिस्टन आपने यहां पर बनाया है, इस पिस्टन को आपने स्लाइडर के अंदर रखा है, मतलब सॉरी सिलेंडर के अंदर, नोट अ स्लाइडर। स्लाइडर तो ये खुद है यार। स्लाइडर को आपने किसके अंदर रखा है? एक सिलेंडर के अंदर रखा है। मान लो ये आपके पास सिलेंडर है। अब ये सिलेंडर के अंदर क्या होता है? कंबजन होता है, याद है आपको? कंबजन होता है। और इस सिलेंडर के ऊपर क्या लगे होते हैं? वॉल्व लगे होते हैं, थ्रॉटलेट वॉल्व, इनलेट वॉल्व, एग्जॉस्ट वॉल्व। ये इनलेट वॉल्व होता है, एक एग्जॉस्ट वॉल्व होता है। तो आईवी मतलब इनलेट वॉल्व और ईवी मतलब एग्जॉस्ट वॉल्व। तो यहां पर दो वॉल्व लगे हैं, एक इनलेट और एक एग्जॉस्ट वॉल्व। तो जैसे ही इस सिस्टम के अंदर बर्निंग होगी या फ्यूल आएगा, वो सब कैमन फॉलोवर इनका कंट्रोल कर रहा होगा। तो यहां पर बर्निंग होगी, बहुत सारी हॉट गैसेस होंगी, हॉट गैसेस बहुत सारी यहां पर इस पिस्टन पर एक फोर्स लगा रही होंगी। तो गैस की वजह से इस पिस्टन पर लगने वाले फोर्स को आपने एफ गैस कहा होगा। वो फोर्स लगने की वजह से इस पिस्टन ने अपनी पावर किसको डिलीवर करी होगी? अपनी पावर डिलीवर करी होगी किसको? इस कनेक्टिंग रोड को। और कनेक्टिंग रोड ने अपनी पावर डिलीवर करी होगी क्रैंक को। किसको डिलीवर करी होगी? क्रैंक को। तो क्रैंक किसी एक सेंटर पॉइंट के अबाउट रोटेट करती है और वो सेंटर पॉइंट आपके पास यहां पर ये है। तो जब क्रैंक किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट करती है, तो क्रैंक एक ऐसी बॉडी है जो एक बनाती है परफेक्ट सर्कल। क्या बनाती है? परफेक्ट सर्कल। क्रैंक वो बॉडी है जो बनाती है एक परफेक्ट सर्कल। और हम हमेशा ट्राई करते हैं इस पॉइंट को कहने के लिए इनर डेड सेंटर। ये इनर डेड सेंटर है और हम इस पॉइंट को कहते हैं एट दैट वन साइड आउटर डेड सेंटर। हमने एक पॉइंट को कहा इनर डेड सेंटर और इस साइड में बनने वाले पॉइंट को हमने कहा होगा आउटर डेड सेंटर। तो हमने जितने भी एंगल मेजर करने हैं, सभी के सभी एंगल हमने मेजर करने हैं इनर डेड सेंटर से। तो जैसे ही पिस्टन के ऊपर एक गैस फोर्स लगा, तो इस गैस फोर्स की वजह से इस कनेक्टिंग रोड के अंदर एक फोर्स आया, जिस फोर्स को आपने एफसीआर के नाम से लिखा। तो इस एफसीआर ने, इस कनेक्टिंग रोड पर लगने वाले फोर्स ने, इस कनेक्टिंग रोड वाला फोर्स ये है। फिर आपने इस कनेक्टिंग रोड के फोर्स के यहां पर दो कंपोनेंट किए होंगे, उस कंपोनेंट को आपने एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट किया, जिस कंपोनेंट ऑफ द फोर्स को तुमने टेंजेंशियल फोर्स कहा। और एक कंपोनेंट आपका फोर्स का ये बना होगा, जिस कंपोनेंट को तुमने मेरे लाल रेडियल फोर्स कहा। अब ये टेंजेंशियल फोर्स एट द क्रैंकशाफ्ट आपको एक टॉर्क दे रहा होगा और उस टॉर्क की वैल्यू आपके पास बनेगी एफ टी इंटू आर। क्या बनेगी? एफ टी इंटू आर। लेकिन जब आप इस फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं तो मुझे पता चलता है कि ये टर्निंग मोमेंट का जो फॉर्मूला है वो थीटा का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? थीटा का फंक्शन है। मतलब जो टर्निंग मोमेंट आपको क्रैंकशाफ्ट पर मिल रहा है वो थीटा का फंक्शन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यार आप एक काम करेंगे, बोला बताइएगा, इस पिस्टन पर टोटल फोर्स कितना लगा? अगर पिस्टन पर टोटल फोर्स की बात की जाए तो देखो मैं यहां पर पिस्टन पे टोटल फोर्स की बात कर लेता हूं। चलो ऐसा मान लिया जाए इस पिस्टन का अपना खुद का कुछ मास है। तो मान लो इस पिस्टन का जो मास है वो मास आपने m कहा। क्या कहा आपने? m कहा। तो और इस स्लाइडर पर एक फोर्स लगा किसी गैस की वजह से। गैस मतलब, बट आपको पता है ना सिलेंडर के अंदर बहुत सारी हॉट गैसेस होती हैं। तो वो हॉट गैसेस सारी की सारी इस पिस्टन पर एक फोर्स लगाती हैं, जिसको तुमने एफ गैस कहा है। अब जैसे ही पिस्टन आगे की ओर मूव करेगा तो अपनी वेलोसिटी को चेंज करेगा। तो इस बॉडी में एक इनर्शिया फोर्स आएगा ड्यू टू मास, और जिस इनर्शिया फोर्स को हम एफ आई कहेंगे। यू नो व्हाट इज द इनर्शिया फोर्स? एम ए। तो ये बना मास इनटू एक्सेलरेशन। और तुम्हें पता है ना इसका एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है? एम ए। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है? पिस्टन का एक्सेलरेशन होता है आर ओमेगा स्क्वायर एंड कॉज ऑफ थीटा एंड प्लस कॉज टू थीटा
एंड अपॉन में एन। ये वैल्यू आपके पास बन के आती है यार। जहां पर एन क्या है, एन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एन? अगर कनेक्टिंग रोड की लेंथ यदि स्मॉल ऑफ एल और क्रैंक की लेंथ यदि स्मॉल ऑफ आर, तो आप यहां पर कह सकते हैं स्मॉल ऑफ एन बिकम इज इक्वल टू एल बाई ऑफ आर, जिसको हम लोग ऑब्लिक रेशियो के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? ऑब्लिक रेशियो। इसको हम ऑब्लिक रेशियो के नाम से भी जानते हैं। एन बाई एन इज इक्वल टू एल बाई आर, तो हमने यहां पर लिखा। तो ये इनर्शिया फोर्स आपका प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। जैसे ही ये पिस्टन आगे की ओर जाएगा तो यार ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर कोई फ्रिक्शन आ जाए, तो फ्रिक्शन फोर्स आपके पीछे की ओर ऐसे लगेगा। तो नेट फोर्स इस पिस्टन पर लगने वाला कितना बनेगा? एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ गैस एंड माइनस ऑफ इनर्शिया, माइनस या प्लस माइनस ऑफ लिख दो यार, प्लस माइनस ऑफ इनर्शिया फोर्स एंड माइनस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। तो आपके पास ये वाली वैल्यू यहां पर बनकर आने वाली है। तो एफ की वैल्यू टोटल इतनी बनेगी। एफ गैस की वैल्यू तो आपको पता ही है, प्रेशर इनटू एरिया। एफ गैस की वैल्यू क्या होती है? प्रेशर इनटू एरिया। और एरिया किसका? इस पिस्टन के सरफेस का, ये वाला एरिया, क्योंकि गैस पूरी की पूरी इसके कांटेक्ट में है, दैट वन इज द एरिया, प्रेशर इनटू एरिया। तो और इनर्शिया फोर्स की वैल्यू ये रही, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। तो इस तरीके से आप पिस्टन पर लगने वाला टोटल फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर मैं जो ये टर्निंग मोमेंट का फॉर्मूला लिखा, तो हमें यह पता चला कि टर्निंग मोमेंट जो है वो फंक्शन ऑफ थीटा है। देखो यहां पर जितने भी बच्चे एसएससी जेई वाले हैं और जो एसएससी जेई का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, उनको इस फॉर्मूले को ड्राइव करने की नीड नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। बस आपको इतना जरूर पता होना चाहिए, यह बहुत ज्यादा जरूरी है, कि जो टर्निंग मोमेंट का फॉर्मूला बन के आता वो फॉर्मूला बनता क्या है, बस इतना पता होना चाहिए। टर्निंग मोमेंट की वैल्यू बन के आती एफ इंटू आर के बराबर, एफ इंटू आर के बराबर, और इन ब्रैकेट ऑफ साइन ऑफ थीटा एन प्लस ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा एंड अपॉन में 2n के बराबर बन के आती है। तो ये वैल्यू आपको जरूर पता होनी चाहिए कि क्रैंक शाफ्ट पर बनने वाला जो टर्निंग मोमेंट आपको मिला, क्रैंक शाफ्ट पर मिलने वाले टॉर्क को हम लोग टर्निंग मोमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्निंग मोमेंट कहते हैं। अगर किसी बच्चे को ये फॉर्मूला भी समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा सा आइडिया याद करें। भाई फोर्स एक्चुअल में होता क्या? टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो तुमने फोर्स इंटू डिस्टेंस लिख दी यहां पर, बस ब्रैकेट में ना आप एक फैक्टर्स और मल्टीपल कर दो और उसको अप्रोक्सीमेटली मान लो साइन थीटा। कितना मान लो? अप्रोक्सीमेटली साइन थीटा मान लो। बाकी को उड़ा दो साइन 2 थीटा बाई 2n को। क्यों? देखो यार, चाहे कुछ भी हो जाए, साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम भाई लेस देन इज इक्वल टू 1 होगी। भाई इसकी वैल्यू 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती ना कभी भी। और जो n था, n की वैल्यू क्या थी मेरे लाल? वो तो l बाई आर है, और n की वैल्यू तो हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। और जब आप 2n करोगे तो ये तो 1 से और बड़ा हो जाएगा। और जब आप साइन 2 थीटा बाई 2n को लिखोगे तो ये वैल्यू तो 1 से बहुत छोटी आएगी। तो जब ये 1 से बहुत छोटी आएगी तो अप्रोक्सीमेटली मैं इस टर्म्स को उड़ा सकता हूं। मतलब तुम कह सकते हो कि साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन में 2n अप्रोक्सीमेटली मेनली वो साइन थीटा पर डिपेंड करेगी। यानी कि टर्निंग मोमेंट मेनली साइन थीटा पर डिपेंड करता है। अब यार जब ये क्रैंक रोटेट करेगी तो क्रैंक तो एक सर्कुलर मोशन में है, क्रैंक तो एक पूरा कंप्लीट रोटेशन करती है। और तुमने इस साइड वाले पॉइंट को क्या कह रखा है? इनर डेड सेंटर। और इस साइड वाले पॉइंट को आपने क्या कह रखा है? आउटर डेड सेंटर। अब जब क्रैंक यहां पर रोटेट करेगी और एंगल सारे क्रैंक के आपको कहां से मेजर करने थे? इनर डेड सेंटर से, और आउटर डेड सेंटर ये है। अब आप मुझे बताओ कि इनर डेड सेंटर पर थीटा की वैल्यू कितनी है? तुमने कहा 0 डिग्री, और आउटर डेड सेंटर पर थीटा की वैल्यू कितनी है? 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो यदि थीटा की वैल्यू 0 है तो मेरे हिसाब से फॉर्मूले में टर्निंग मोमेंट की वैल्यू यहां 0 बननी चाहिए थी और यहां पर भी 0 बननी चाहिए थी। अगर टर्निंग मोमेंट की वैल्यू यहां 0 बननी है और यहां पर भी 0 बननी है तो जो क्रैंक है वो तो रुक जानी चाहिए थी, उसका टॉर्क तो 0 है। बट ऐसा कभी होता ही नहीं है, जो क्रैंक है वो तो कॉन्टिन्यूअसली घूमती रहती है। तो यार वो घूम क्यों रही है? ऐसी क्या चीज है? अब क्रैंक को घुमाने वाला तो टॉर्क है। अगर क्रैंक घूमेगी, अगर टॉर्क फ्लक्चुएटिंग है, क्योंकि टॉर्क जो है अब किसका फंक्शन है? थीटा का, और थीटा टाइम के साथ चेंज हो रहा है। इसका मतलब तुम यहां पर यह कह सकते हो कि टॉर्क जो है वो विद रेस्पेक्ट टू एंगल थीटा कह दो या और टाइम कह दो, उसके रेस्पेक्ट में क्या होगा? चेंज होगा। अगर टॉर्क चेंज होगा तो इंजन की रोटेशन करने वाली स्पीड जो ओमेगा थी, भाई ओमेगा भी चेंज होगी। लेकिन तुमने कभी आज तक ऐसा पढ़ा है कि एंगुलर स्पीड ऑफ इंजन इज वेरिएबल एंड समथिंग? ऐसा तो आप कभी नहीं बोलते। इंजन की स्पीड वेरी कर रही है, बात सही है, लेकिन जो पब्लिक को आप इंजन की स्पीड बताते हो,
पब्लिक को इंजन की स्पीड जो आप बताते हो, वो तो आप कहते हो कि एक इंजन इतनी स्पीड से रोटेट कर रहा था, तो आप जो पब्लिक को ओमेगा बताते हो ना, एक्चुअल में वो ओमेगा नहीं होती, वो ओमेगा मीन होती है। ओमेगा क्या होती है? मीन होती है। आप कहते हैं कि इंजन इज रोटेटिंग एट 100 आरपीएम या इंजन इज रोटेटिंग एट 200 रेडियन पर सेकेंड। आपने एक स्पीड बोल दी कि आपने इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन क्रैंक और सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के करे होंगे। मैं हमेशा आपको लिख के देता था क्रैंक इज रोटेटिंग विद सम एंगुलर स्पीड ऑफ 10 रेडियन पर सेकेंड, लेकिन बात तो गलत है। क्रैंक क्या हमेशा 10 रेडियन पर सेकेंड से रोटेट करेगी? इंजन की क्रैंक की स्पीड तो वेरी करेगी। क्यों वेरी क्यों कर रही है? क्योंकि इंजन को घुमाने वाला टॉर्क है और टॉर्क थीटा का फंक्शन है, वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अगर वो चेंज होगा तो बच्चे आपकी ओमेगा भी चेंज होगी। तो एक ऐसा समय आएगा जब इंजन की स्पीड मैक्सिमम होगी, तो वहां पर बनने वाली स्पीड आपकी ओमेगा मैक्सिमम होगी। एक ऐसा समय आएगा जहां टॉर्क सप्लाई टू द क्रैंक मिनिमम होगा, तो एंगुलर स्पीड इंजन की सबसे मिनिमम आएगी। तो हमने इन दोनों को ऐड कर मतलब स्पीड जो है ओमेगा वो फ्लैक्चुएट कर रही है इन दोनों के बीच में, मतलब मैक्सिमम से लेकर मिनिमम के बीच में ऐसे करके फ्लैक्चुएट कर रही है। तो हमने एक ऐसा कैलकुलेट करा जिसको हमने इसको एक मीन लाइन लिखा, मीन। तो हमने ओमेगा मीन कैलकुलेट कर ली। तो हमने पब्लिक को जो इंजन की स्पीड बताई वो मीन स्पीड बताई, और वो आपने बताया ओमेगा मैक्सिमा प्लस ओमेगा मिनिमा अपॉन में 2, जिसको हम मीन स्पीड के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम मीन स्पीड के नाम से भी जानते हैं। ओमेगा मैक्सिमा प्लस ओमेगा मिनिमा अपॉन में 2, दैट वन इज कॉल्ड ओमेगा मीन। लेकिन यार अब एक बात बताओ, अब इंजन की स्पीड को यदि आपको मीन बनाना है, अगर आप चाहते हैं कि जो स्पीड में फ्लक्चुएशन हुआ, स्पीड में फ्लक्चुएशन किस वजह से हुआ? टर्निंग मोमेंट के चेंज होने पर। टर्निंग मोमेंट का, क्योंकि टर्निंग मोमेंट फ्लक्चुएटिंग है, टर्निंग मोमेंट फ्लक्चुएट कर रहा है, टर्निंग मोमेंट के फ्लक्चुएट होने से इंजन की स्पीड में भी फ्लक्चुएशन आया। मैं चाहता हूं कि स्पीड में फ्लक्चुएशन मिनिमम हो। स्पीड के फ्लक्चुएशन को मिनिमम करने के लिए हमने एक ऐसी डिवाइस का यूज किया जो कि अगेन एक पॉइंट और बताना था, स्पीड फ्लक्चुएशन हो कहां रही है? जिस पॉइंट के अबाउट आप रोटेट कर रहे हैं। तो उस शाफ्ट को हमने एक नाम दिया क्रैंक शाफ्ट। क्या नाम दिया? क्रैंक शाफ्ट। अब दोबारा फिर वापस लौट के अपने पॉइंट पर लौट आते हैं। अब इंजन क्या कर रहा था? इंजन जो यानी कि क्रैंक शाफ्ट पर जो आपको टॉर्क मिला वो तो फ्लक्चुएटिंग टॉर्क मिला। तो फ्लक्चुएटिंग टॉर्क की वजह से जो स्पीड के अंदर फ्लक्चुएशन आया वो भी ओमेगा मैक्सिमम प्लस ओमेगा मिनिमम आया। बट आपने पब्लिक को, जो आउटसाइड के लोग हैं, उनको आपने क्या कहा कि इंजन इस स्पीड पर रोटेट कर रहा, आपने मीन स्पीड कही। तो उस मीन स्पीड को बनाने के लिए आपने एक इंजन के अंदर एक ऐसी डिवाइस लगाई जो ट्राई कर रहा है उस स्पीड के फ्लक्चुएशन को रिड्यूस करने के लिए। उसी डिवाइस का नाम आपने क्या कहा है? फ्लाईव्हील। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भाई फ्लाईव्हील का काम क्या है, फ्लाईव्हील क्यों लगाया? तो आप कहेंगे स्पीड वेरिएशन या फ्लक्चुएशन, जो भी आपने लिखना है, स्पीड वेरिएशन को क्या करना है? फॉर रिड्यूसिंग, या आप ऐसा बोल दो फॉर रिड्यूसिंग, ऐसा लिखो, फॉर रिड्यूसिंग स्पीड वेरिएशन एट क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट पर स्पीड के वेरिएशन को रिड्यूस करने के लिए आपने क्या लगाया? फ्लाईव्हील। तो ये फ्लाईव्हील आपने यहां पर लगा दिया। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था, अगर आप पावर को स्मूथ बनाना चाहते हैं तो पावर को स्मूथ बनाने के लिए आप सिस्टम के अंदर एक ऐसी डिवाइस लगाते हैं क्रैंकशाफ्ट पर, जिसको तुमने फ्लाईव्हील के नाम से यहां पर जाना है। तो आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। मैंने फ्लाईव्हील पढ़ाने से पहले आपको एक आइडिया दिया कि आप इंजन के अंदर फ्लाईव्हील का यूज क्यों कर रहे हैं। तो रीजन आपको समझ में आ चुका होगा कि वाई वी आर यूजिंग द फ्लाईव्हील। तो यहां पर अब फ्लाईव्हील को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको उसका बेसिक प्रिंसिपल आपको समझाया कि किस तरीके से फ्लाईव्हील उस स्पीड के फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करता है, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। बट पहले आपको ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि आपने फ्लाईव्हील क्यों लगाया। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी, और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो आप प्लीज इस सेशन के बाद कमेंट कर देना, और मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा, और जो भी आपको दिक्कत आएंगी मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करता रहूंगा बच्चे। तो यहां पर अब बात करते हैं कि भाई इंट्रोडक्शन ऑफ द फ्लाईव्हील क्या है। तो देखो ये फ्लाईव्हील के बारे में यहां पर सब कुछ बताया गया है। अब वो एक्चुअल में हो क्या रहा था?
अब जैसे मान लो आपने एक टॉर्क कैलकुलेट करा, तो मान लो टॉर्क स्पेशली जैसे फॉर एग्जांपल जो आपको टर्निंग मोमेंट मिल रहा था यार, वो भी तो साइन का फंक्शन था, एक्चुअल में वो भी वेरी कर रहा है भाई, वो भी वेरी कर रहा है थीटा के साथ साथ। तो आपको जो टॉर्क मिला, जो आपको टॉर्क सप्लाई हुआ, वो तो थीटा का फंक्शन है। अगर वो थीटा का फंक्शन है तो हम यहां पर भी, ये टॉर्क कौन सा टॉर्क है बेटा? सप्लाई। ये इनपुट टॉर्क है जो तुम दे रहे हो, इनपुट टॉर्क, ये इनपुट है जो क्रैंक को जा रहा है। अब तुम पब्लिक को कौन सा टॉर्क बताओगे? अगेन फिर सही वही काम, आप मीन टॉर्क पब्लिक को बताओगे, मीन टॉर्क। तो इसको, टॉर्क को मीन करने का काम कौन करता है? इसको मीन बनाने का काम करता है फ्लाईव्हील। अब फ्लाईव्हील क्या है भाई? देखो एक तरीके से आप ऐसा समझ लो, फ्लाईव्हील जो है ना, एक तरीके से आपके लिए बैंक है। फ्लाईव्हील आपका क्या है? बैंक है। फ्लाईव्हील आपका क्या है? बैंक है। फ्लाईव्हील क्या करता है यहां पर? फ्लाईव्हील यहां पर एक तरीके से आपका बैंक है जो कि फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी को कंट्रोल करता है। फ्लाईव्हील एक रिजर्वायर की तरह काम करने वाला होता है। तो फ्लाईव्हील किस तरीके से काम करता है? नाउ वी विल सी। सारे बच्चे अगेन फिर ध्यान से सुन लो, पूरे के पूरे फ्लाईव्हील में सिर्फ एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला मैं बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं। पूरे फ्लाईव्हील में अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा तो केवल इसी फॉर्मूले से बन सकता है, क्योंकि एक ही फॉर्मूला फ्लाईव्हील के अंदर है जहां से क्वेश्चन बनने के चांस हैं आपके पास। वो फॉर्मूला क्या है भाई? जैसे मान लो आपने कहीं पर कोई ग्राफ बनाया हो, मैं रैंडम वैसी कोई ग्राफ बना रहा हूं, रैंडमली कोई भी ग्राफ बना लो। आपने मान लो ये कोई ग्राफ बनाया होता, जैसा भी मैं क्वेश्चन में आपको बनाकर दिखाई रहा हूं, तो आपने मान लो यहां पर ये कोई ग्राफ बनाया, और ये वाली जो लाइन है ये टॉर्क मीन की लाइन है, टॉर्क मीन की लाइन है। अब टॉर्क मीन के ऊपर मान लो आपको कोई एरिया, कोई मतलब ऐसा बना लेते हैं, ये लो आपने ये तरीके से टी वर्सेस ऑफ थीटा का एक ग्राफ आपने यहां पर ये बनाया, ठीक है? ये टी वर्सेस ऑफ थीटा का एक ग्राफ है। तुमको जो टॉर्क मिला था, जो टॉर्क आपको मिल रहा था, मान लो वो टॉर्क आपने, जो भी आपको मिला है, वो टॉर्क आपको इस तरीके से यहां पर, मान लो एक टॉर्क आपको इस तरीके से ये मिलता हुआ नजर आ रहा था। मान लो कोई टॉर्क किसी साइकिल में आपको ये मिला, तो जैसे मान लो आप पहले पॉइंट ओ यहां था आपके पास, इसको ओ मान लो, इसको पॉइंट ए मान लो, इसको पॉइंट बी मान लो, इसको पॉइंट सी मान लो, इसको पॉइंट आपके पास डी मान लो, इसको पॉइंट आप ई मान लो, इसको पॉइंट आप एफ मान लो। ऐसी तरीके से आप गोल 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 आगे की ओर चलते चले जाएंगे। अगर मान लो कोई भी क्रैंक आपकी जीरो से लेकर पॉइंट बी तक मूव कर गई, मान लो आप जीरो से लेकर बी तक मूव करें, आप जीरो से लेकर कहां तक मूव करें? बी तक मूव करें। तो आप जब जीरो से लेकर बी तक मूव करें तो आपको रिक्वायरमेंट किसकी है भाई? रिक्वायरमेंट आपको है किसकी? आपको रिक्वायरमेंट जो ए बी के अंडर में एरिया है ना, ए बी के अंडर वाला ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, तो आपको रिक्वायरमेंट इस वाले एरिया की है, आपको रिक्वायरमेंट इस वाले एरिया की है, क्योंकि आपको हमेशा चाहिए टॉर्क मीन के अंडर का एरिया। जबकि इंजन ने आपको जो सप्लाई करा वो किसके करा? ग्रीन लाइन के अंडर का एरिया, ग्रीन लाइन के अंडर का एरिया, भाई सप्लाई तो ये करा, तो अब आपको तो कमी हो गई। तो ये कमी आपको फिर देखनी पड़ेगी कहां से आएगी, अगेन फ्लाईव्हील एक्शन में आने वाली चीज है। अगेन फिर अगर आप मान लो पॉइंट बी से लेकर डी तक गए मूव करते हुए, तो आप जब बी से लेकर डी तक मूव करें तो आपको जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी वो तो ये वाले एरिया की रिक्वायरमेंट थी, इस वाले एरिया की, लेकिन आपने सप्लाई कौन सी करी? इस ग्रीन वाली लाइन के अंडर का एरिया, वो ज्यादा करी, तो इसके टॉर्क मीन के ऊपर वाला जो कर्व है, इस एनर्जी को फ्लाईव्हील स्टोर कर लेगा। तो फ्लाईव्हील एनर्जी स्टोर भी कर सकता है, फ्लाईव्हील एनर्जी रिलीज भी कर सकता है। तो हम एक काम कर लेते हैं, टॉर्क मीन की लाइन ड्रॉ करके एक रैंडमली वैसी एक ग्राफ बना लेते हैं, टॉर्क मीन के ऊपर नीचे कितना ग्राफ आपके पास बन के आया है। मान लो ये वाला ग्राफ का एरिया कैसा? पॉजिटिव, ये वाला एरिया निगेटिव, ये वाला एरिया कैसा? पॉजिटिव। मैंने यहां कुछ पॉइंट ले लिए, मान लो ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट आपके पास 2 है, ये पॉइंट नंबर 3 है, और ये पॉइंट नंबर आपके पास 4 है। तो मैंने यहां पर क्या किया, सबसे पहले आपने ऐसा बोल दिया कि मान लो पॉइंट 1 पर जो आपके पास एनर्जी है, मान लो वो एनर्जी आपके पास E1 है, तो E1 को आपने E बोल दिया। अगर मैं पॉइंट 2 की एनर्जी की बात करूं तो पॉइंट 2 की एनर्जी कितनी बनेगी भाई? E1 में आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो एरिया आपके पास पॉजिटिव है। मान लो ये एरिया आपके पास A1 है, ये एरिया A2 है, ये वाला एरिया आपके पास A3 है, तो ऐसी E1 प्लस ऑफ A1 कर दोगे। अब आप पॉइंट 3 पे पहुंचे, जब आप पॉइंट 3 पर एनर्जी कैलकुलेट करोगे तो E2 तो पॉइंट 2 की एनर्जी थी, और माइनस आप A2 कर दोगे। सेम कहानी आप पॉइंट 4 की एनर्जी कैलकुलेट करोगे, E3 प्लस ऑफ A3। तो ऐसा तो ये ग्राफ बहुत लंबा हो सकता है, एन प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसी बहुत सारे जितने भी पॉइंट आपके पास मिले होंगे, सभी पॉइंटों पे आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। तो जितनी एनर्जी आपने हर पॉइंट पर कैलकुलेट करी, तो इन सभी एनर्जी का
एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर इन सभी एनर्जी का आपको मैक्सिमम एनर्जी मिलेगा। तो मैक्सिमम एनर्जी क्या बनेगा? इन सभी का मैक्सिमम, मैक्सिमम ऑफ किसका मैक्सिमम? भाई E1 E2 E3 में कौन सबसे ज्यादा था उसको मैं मैक्सिमम एनर्जी कह दूंगा। अगर फिर मैं आपसे फिर पूछूंगा ई मिनिमम, ई मिनिमम का मतलब क्या है? जितनी एनर्जी आपने कैलकुलेट करी है मिनिमम ऑफ इन सब का मिनिमम। किसका मिनिमम? E1 का, E2 का एंड डॉट 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 इन सभी का मिनिमम। तो इस तरीके से आपने सभी एनर्जी का मैक्सिमम का भी मैक्सिमम फाइंड आउट कर लिया और मिनिमम का भी आपने मिनिमम फाइंड आउट कर लिया। मतलब फ्लाईव्हील मैक्सिमम इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है और फ्लाईव्हील मिनिमम से मिनिमम इतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब, इतनी एनर्जी फ्लाईव्हील के पास हो सकती है। तो जो फ्लाईव्हील की एनर्जी है वो मैक्सिममली इन दोनों के बीच में ही फ्लक्चुएट करेगी। तो फ्लाईव्हील मैक्सिमम कितनी एनर्जी को फ्लक्चुएट कर सकता है? तो डेल ई इज कॉल्ड मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, जिसको मैंने ई मैक्सिमा माइनस ऑफ ई मिनिमम के नाम से लिखा है। दैट वन इज कॉल्ड मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। हमने क्या कहा उसको? मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। तो ये आपके पास कहलाई है मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। अब यार फ्लाईव्हील जो है वो एनर्जी किसकी फॉर्म में स्टोर करता है? अभी आपने मुझसे बोला रोटेशन की फॉर्म में। तो स्टोर की गई एनर्जी ऑफ द फ्लाईव्हील की वो तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगी। अगर मैं आपसे कह दूं कि मुझे मैक्सिमम एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो आई तो आप चेंज कर नहीं सकते, आई बाई 2 और इनटू ओमेगा कौन सा होगा? ओमेगा मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन में 2। अगर मैं मिनिमम एनर्जी की बात करूं तो ई मिनिमम बिकम इज इक्वल टू क्या होगा? आई ओमेगा मिनिमम अपॉन में उसका स्क्वायर अपॉन में 2। तो दैट वन इज ई मैक्सिमा, दैट वन इज कॉल्ड ई मिनिमा। तो आपने मैक्सिमम एनर्जी कैलकुलेट कर ली, आपने मिनिमम एनर्जी दोनों कैलकुलेट कर ली। अब आप वैल्यू यहां पुट करो। जब आप वैल्यू यहां पर पुट करोगे तो डेल ई बिकम इज इक्वल टू क्या बनेगा? हाफ आई, मतलब हाफ आई को कॉमन ले लो, ब्रैकेट में कितना बचा? ओमेगा मैक्सिमम का होल स्क्वायर और माइनस ओमेगा मिनिमम का होल स्क्वायर। अब आप एक काम करो, इस फॉर्मूले को ओपन कर लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो ये बनेगा ओमेगा मैक्सिमा और माइनस में ओमेगा मिनिमा और इनटू में आप क्या करेंगे? यहां पर इनटू में क्या करेंगे? इनटू में आपके पास बनेगा ओमेगा मैक्सिमा और ये बनेगा प्लस ऑफ ओमेगा मिनिमा, ओमेगा मिनिमा और इनटू में क्या चल रहा है मेरे लाल? आई बाई 2 चल रहा है यहां पर, आई बाई 2। तो दैट वन इज कॉल्ड मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। अब मैं यहां पर दो शब्द का नया यूज करने वाला हूं और मैं उन सब के बारे में भी पढ़ाऊंगा आपको कि मुझे बताओ इंजन की स्पीड कहां से कहां वेरी कर रही है भाई, मैक्सिमम से लेकर मिनिमम के बीच में। तो मुझे बताओ स्पीड के अंदर कितना फ्लक्चुएशन हुआ? व्हाट इज डेल ओमेगा? फ्लक्चुएशन इन अ स्पीड वो बनेगा ओमेगा मैक्सिमम और माइनस के ओमेगा मिनिमम। मैं आपसे फिर बोलता हूं कि भाई इंजन की ओमेगा मीन कितनी है? ओमेगा मीन, तो मीन का मतलब है ओमेगा मैक्सिमा प्लस ओमेगा मिनिमा अपॉन में 2, ओमेगा 2। तो मैं यहां पर एक नया शब्द यूज करने जा रहा हूं, व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड? सी मतलब कोफिशिएंट, एस मतलब स्पीड। तो स्पीड का जो कोफिशिएंट मतलब इस कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड जो आपके पास है वो बनेगा डेल ओमेगा एंड अपॉन में ओमेगा। तो मतलब आप कह सकते हो ओमेगा मैक्सिमा माइनस ऑफ ओमेगा मिनिमा एंड अपॉन में आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं ओमेगा मैक्सिमा एंड प्लस ओमेगा मिनिमा एंड अपॉन में 2। आप ये लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं, ठीक है ना? दैट वन इज अपॉन में 2। तो मैं यहां पर इस फॉर्मूले को मॉडिफाइड कर लूं तो डेल ई बिकम इज इक्वल टू आई, मैं आई तो ऐसे लिखा रहने दूं, क्या मैं इसको डेल ओमेगा लिख दूं? दैट वन इज डेल ओमेगा और इनटू ये 2 मैं इसके अपॉन में ले आता हूं तो ओमेगा मैक्सिमा प्लस ओमेगा मिनिमम अपॉन में 2, तो वो तो ओमेगा मीन बन गया। बात समझ में आई मैंने कैसे किया? मैंने ये जो 2 था ना, इस 2 को इसके नीचे मान लिया, इसके नीचे मान लिया, तो मैक्सिमा प्लस मिनिमा अपॉन में 2 ओमेगा बन गया। डेल ओमेगा की वैल्यू बोलो कितनी? ओमेगा इंटू सी एस। तो क्या मैं इसको फॉर्मूले को लिख सकता हूं? आई इंटू ओमेगा इंटू सी एस और इंटू ओमेगा तो चल ही रहा है। तो डेल ई की वैल्यू क्या बनी? डेल ई बिकम इज इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर इंटू सी एस। देखो ये फॉर्मूला पूरे के पूरे फ्लाईव्हील में एक कॉमन इकलौता फॉर्मूला है जहां पर आपको फॉर्मूले से क्वेश्चन मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो यहां पर वो सारी चीजें मैंने भी आपको समझा दिया किस तरीके से आप फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। तो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी डेल ई किसके बराबर है? ई मैक्सिमा माइनस ऑफ ई मिनिमम के बराबर है। देखो अब इसके कौन कौन से फॉर्मूले आपको याद रखने वो समझ लें। तो भाई मैं डेल ई को ये भी लिख सकता हूं आई बाई 2
ओमेगा मैक्सिमम की पावर 2 माइनस ओमेगा मिनिमम की पावर 2, ये लिख सकते हैं। उसको सॉल्व करके आपको क्या फॉर्मूला मिला? डेल ई का फॉर्मूला सॉल्व करके क्या मिला? आई ओमेगा स्क्वायर इंटू सी एस, ये फॉर्मूला आपको यहां पर मिल गया। तो ये तुम्हें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। जैसे अब मैंने यहां पर आपको एक शब्द और लिख के दिखाया, व्हाट इज कॉफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। तो हम कॉफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी को सीई से लिखते हैं, सीई से। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले एक शब्द लिख के दिखाया था, क्या लिख के दिखाया था? वर्क डन पर साइकिल। आपने क्या लिख के दिखाया था? वर्क डन पर साइकिल। तो उसको लिखने का तरीका क्या था? टी इंटू डी थीटा, जीरो से लेके थीटा ऑफ साइकिल, ये तो लिखा था आपने, या टॉर्क मीन इंटू थीटा ऑफ साइकिल, आपने ये लिखा था। फिर उसके बाद आपने मुझे एक शब्द और लिख के दिखाया, डेल ई, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। तो डेल ई की वैल्यू को बच्चे आपने क्या लिख के दिखाया? डेल ई को ई मैक्सिमा माइनस ऑफ ए मिनिमा, या आई बाई 2 ओमेगा मैक्सिमम की पावर 2 माइनस ओमेगा मिनिमम की पावर 2, या आप उसको और क्या लिख सकते हैं? आई ओमेगा स्क्वायर इंटू में सी एस, आप ये लिख सकते हैं डेली। द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो? सीई। सीई किसको बोला गया? द कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी वी विल डिफाइन एज द फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी एंड अपॉन में वर्क डन पर साइकिल, वर्क डन पर साइकिल। द रेशियो ऑफ डेल ई अपॉन में वर्क डन पर साइकिल, दैट वन इज कॉल्ड मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, जिसको तुमने डेल ई से, मतलब जिसको तुमने सीई से लिखा है। उसके बाद तुमने यहां पर एक मुझे फॉर्मूला और प्रूफ करके दिखाया, द कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। भाई ये कैसे डिफाइन किया गया? भाई इंजन की स्पीड दो पॉइंट के बीच में वेरी करी, एक ओमेगा मैक्सिमा और एक ओमेगा मिनिमम के बीच में वो वेरी करी। फिर आपने यहां पर क्या किया? फिर आपने यहां पर कुछ शब्द की हेल्प से ओमेगा मैक्सिमा प्लस ओमेगा मिनिमम कैलकुलेट किया। ओमेगा मैक्सिमम प्लस ओमेगा मिनिमम अपॉन में 2, दैट वन इज कॉल्ड ओमेगा मीन। कुछ लोग ओमेगा मीन को ओमेगा के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही आपने यहां पर ओमेगा मीन फाइंड आउट किया, तो फिर उसके बाद आपने यहां पर फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी भी कैलकुलेट करा होगा, डेल ओमेगा। तो डेल ओमेगा बिकम इज इक्वल टू ओमेगा मैक्सिमा एंड माइनस ऑफ ओमेगा मिनिमा, आप उसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपने यहां पर एक रेशियो डिफाइन करा, सी एस बिकम इज इक्वल टू फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड अपॉन में ओमेगा मीन। जैसा भी आप लिख नहीं रहे थे फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी अपॉन में मीन, तो मीन मतलब वर्क डन पर साइकिल, तो सेम काम यहां पर भी है। कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड वी विल डिफाइन एज द फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड टू द ओमेगा ऑफ मीन। तो यहां पर हम ओमेगा, डेल ओमेगा को क्या लिखना चाहते थे? डेल ओमेगा को हम लिख रहे हैं ओमेगा मैक्सिमा माइनस ओमेगा मिनिमा और अपॉन में ओमेगा मैक्सिमा एंड प्लस ऑफ ओमेगा मिनिमा एंड अपॉन में 2। आपने ये वैल्यू यहां पर लिख के दिखा दी। अच्छा, यहां पर कभी कभी क्या होता है ना, एग्जामिनेशन के अंदर अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो सी एस बिकम इज इक्वल टू, मैं 2 को ऊपर लेके जा सकता हूं, 2 को, तो मैं यहां पर ब्रैकेट में क्या लिख सकता हूं? ओमेगा मैक्सिमा माइनस ओमेगा मिनिमा अपॉन में क्या चल रहा है? अपॉन में चल रहा है ओमेगा मैक्सिमा और प्लस ओमेगा मिनिमा। अब मैं यहां पर आपसे एक बात पूछ सकता हूं, अगर मैं आपको प्रॉब्लम के अंदर अगर ये कह दूं इसी क्वेश्चन के अंदर कि भाई आप मुझे ओमेगा मैक्सिमम और अपॉन में ओमेगा मिनिमम का रेशियो बताओ कितना होगा, तो यार ये कोई क्वेश्चन नहीं है। ओमेगा मिनिमम आप ऊपर से कॉमन ले लो और नीचे से भी कॉमन ले लो, तो ऊपर क्या बचेगा? देखो ऊपर बचेगा ओमेगा मैक्सिमा अपॉन में ओमेगा मिनिमा माइनस 1 अपॉन में क्या बनेगा? ओमेगा मैक्सिमा और अपॉन में ओमेगा मिनिमा एन प्लस के 1, ये तो बनेगा। चलो एक काम करो, ऐसा मान लो कि x जो है वो x की वैल्यू ओमेगा मैक्सिमा और अपॉन में ओमेगा मिनिमम के इक्वल है, ठीक है? तो सी एस बिकम इज इक्वल टू कितना बना? 2 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1। आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये बनेगा सी एस अपॉन में 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1, ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो चाहे, तो सी एस इंटू एक्स प्लस सी एस बिकम इज इक्वल टू 2x माइनस के 2, ठीक है? 2x माइनस के 2। तो यहां पर x x वाले एक साथ ले लो, तो सी एस इंटू एक्स
या ऐसा कर लेते हैं, इसको 2 को इधर ले आओ, तो ये बना 2 प्लस सी एस इज इक्वल टू एंड 2x माइनस सी एक्स इंटू एक्स, ऐसे बना। यहां से x कॉमन ले लो तो कितना बचा, 2 प्लस सी एस इज इक्वल टू, आपने x कॉमन ले लिया तो 2 माइनस के सी एस। अगर मुझे x की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो वो बनेगी 2 प्लस सी एस और अपॉन में 2 माइनस के सी एस। और x, व्हाट इज द x वैल्यू, x बिकम इज इक्वल टू ओमेगा मैक्सिमा अपॉन में ओमेगा मिनिमा अपॉन में 2 प्लस ऑफ सी एस अपॉन में 2 माइनस ऑफ सी एस। तो दैट वन इज द वन वैल्यू के हाउ टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ ओमेगा मैक्सिमा एंड टू द ओमेगा मिनिमा। तो ये कभी कभी इस तरीके से भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 2 प्लस सी एस अपॉन में 2 माइनस के सी एस। तो फ्लाईव्हील के अंदर केवल और केवल वन फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला आपके पास है डेल ई का, तो डेल ई बिकम इज इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर इनटू ऑफ सी एस। आई होप बच्चे आपको ये वाली बातें जो मैं फ्लाईव्हील के अंदर समझा रहा हूं, आपको फ्लाईव्हील का ये पूरा का पूरा फंडा समझ में आ चुका होगा कि फ्लाईव्हील के अंदर किस तरीके से वो फंक्शन काम करता है, फ्लाईव्हील की क्या एनर्जी होती है, फ्लाईव्हील के अंदर किस तरीके से आप फॉर्मूले को लिख सकते हैं। तो गाइज आई होप यू गोटेड द कंसेप्ट। अगर किसी भी बच्चे को यहां तक कोई डाउट आया हो या कोई प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज यू कैन आस्क। हम यहां पर एक काम और कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जैसा भी आपने यहां पर सीई की वैल्यू लिखी थी, तो यू नो द सीई बिकम इज इक्वल टू मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी एंड अपॉन में वर्क डन पर साइकिल। आपने यही तो कहा था, वर्क डन पर साइकिल। तो आप इस तरीके से इस फॉर्मूले को यहां पर भी लिख सकते हैं। यू नो व्हाट द डेल ई बिकम इज इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर इंटू सी एस, बिल्कुल सही बात है। और ये बना वर्क डन पर साइकिल। क्या मैं वर्क डन पर साइकिल को किसी और फॉर्म में भी लिख सकता हूं? मैं क्या लिख सकता हूं वर्क डन पर साइकिल को? मैं वर्क डन पर साइकिल को ये लिख सकता हूं, जस्ट 1 मिनट, सीई फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर इनटू में सी एस और अपॉन में वर्क डन पर साइकिल को आप क्या कह सकते हैं, टॉर्क मीन इनटू में थीटा ऑफ साइकिल। मैं ये लिख सकता हूं, ठीक है। मैं इस तरीके से भी यहां पर फॉर्मूले को लिख सकता हूं। अब तुम्हें पता है ना, फ्लाईव्हील जो एनर्जी स्टोर्ड करता है वो किसकी फॉर्म में करता है, रोटेशन की फॉर्म में। तो वो एनर्जी क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा क्या था भाई, ओमेगा तो मीन स्पीड है। तो हम कभी कभी इस एनर्जी को मीन एनर्जी के नाम से भी जानते हैं, मीन एनर्जी। तो क्या मैं यहां आई ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं? क्या मैं उसको 2e लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो जो तुमने अभी डेल ई का फॉर्मूला लिखा था और वो आपने लिखा था आई ओमेगा स्क्वायर इंटू सी एस, तो मैं कुछ फॉर्मूले के अंदर डेल ई को मैं 2e और इंटू में सी एस भी लिख सकता हूं। तो दैट वन इज कॉल्ड मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। तो हम इस तरीके से इस फॉर्मूले को भी लिख सकते हैं। तो पूरे फ्लाईव्हील के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला है डेल ई का। तो मैं कंप्लीट यहां पर आपको रिवीजन करा देता हूं, पूरा पूरा फॉर्मूला बना देता हूं कि भाई फ्लाईव्हील के अंदर कौन कौन से फॉर्मूले हैं। अगर किसी को फ्लाईव्हील का फॉर्मूला समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका पूरा फॉर्मूला चार्ट हम यहां पढ़ लेते हैं, फ्लाईव्हील का क्या क्या फॉर्मूले हैं। तो मैं पूरा के पूरे फ्लाईव्हील का फॉर्मूला चार्ट यहां बना रहा हूं। सबसे पहले आपने क्या कहा, सबसे पहले आपने कहा सी एस। सी एस का मतलब क्या है, डेल ओमेगा अपॉन में ओमेगा मीन। पहला फॉर्मूला ये बना, जिसको कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड कहा। भाई डेल ओमेगा क्या था, तो डेल ओमेगा को भी यहां लिख दो, ओमेगा मैक्सिमा माइनस के ओमेगा मिनिमा। मैं सारे फॉर्मूले लिख के दिखा रहा हूं आपको, और कुछ नहीं कर रहा। फिर उसके बाद तुमसे कहा भाई ओमेगा क्या है, तो ओमेगा को आपने ओमेगा मीन कहा। तो ओमेगा मीन का मतलब क्या बना, ओमेगा मैक्सिमा एंड प्लस ऑफ ओमेगा मिनिमा एंड अपॉन में 2। तो ये कुछ फॉर्मूले बने अभी तक स्पीड से रिलेटेड। फिर उसके बाद जैसे ही आपने सी एस के फॉर्मूले को लिखा और मैक्सिमम स्पीड ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ सब कुछ आपने लिख दिया, फिर उसके बाद अगला पॉइंट आपके पास क्या है, वर्क डन। भाई वर्क डन एक साइकिल में आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला टी इंटू डी थीटा एंड जीरो से लेकर थीटा ऑफ साइकिल एंड बिकम इज इक्वल टू, आप कह सकते हैं टॉर्क मीन इंटू में थीटा ऑफ साइकिल, आप ये लिख सकते हैं। अब आप फिर उसके बाद आपने क्या फाइंड आउट करा, फ्लाईव्हील जो एनर्जी स्टोर्ड करेगा रोटेशन की फॉर्म में करेगा आई ओमेगा स्क्वायर।
फिर उसके बाद आपने क्या कहा, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी डेल ई, उसके कुछ फॉर्मूले बने, आई ओमेगा स्क्वायर इंटू सी एस, आई ओमेगा स्क्वायर इंटू सी एस, या 2E इंटू में सी एस, आप ये भी लिख सकते हैं। फिर अगला फॉर्मूला क्या बना, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, सॉरी एनर्जी, एनर्जी बिकम इज इक्वल टू डेल ई अपॉन में, आपने मुझसे कहा कि वर्क डन पर साइकिल, आप उसको इस तरीके से यहां पर फॉर्मूले को लिख सकते हैं। फिर आपने कहा कि भाई फ्लाईव्हील का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होती है, द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाईव्हील आई बिकम इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, या आई बिकम इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2, जब ये रिंग की फॉर्म में बना था और जब यहां पर ये आपका डिस्क की फॉर्म में बना था। अगर फ्लाईव्हील में आपको कुछ ना बताए, ना तो वो रिंग बताए ना ही वो आपको डिस्क बताए, अगर रेडियस ऑफ जायरेशन अगर आपको गिवन है, इफ रेडियस ऑफ जायरेशन, इसको कैसे लिखना है, एंड मास इज गिवन, मास जिसको आपने m से लिखा है इज गिवन, अगर किसी प्रॉब्लम के अंदर आपको रेडियस ऑफ जायरेशन और मास गिवन है तो आप प्लीज उस यहां पर जाकर ये मत पूछना कि वो किस शेप में था, बट डायरेक्ट आंसर लिखना m इंटू मास इंटू रेडियस ऑफ जायरेशन का स्क्वायर, तो दैट वन इज कॉल्ड मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बस ये फॉर्मूले हैं कुछ फ्लाईव्हील के, जो कि सारे के सारे फॉर्मूले मैंने आपको लिखा दिए, इससे ज्यादा कोई फॉर्मूले फ्लाईव्हील में है ही नहीं, केवल एक फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और वो ये है, दैट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जहां से एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। बस अब हम यहां पर कुछ ट्राई करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसकी हेल्प से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी इन अ फ्लाईव्हील इज इक्वल टू, तो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन मतलब मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी ऑफ द फ्लाईव्हील कितना होता है, भाई देखो फ्लाईव्हील की मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए आपने मुझसे कहा डेल ई, और डेल ई को आपने सबसे पहले फॉर्मूले में लिखा था आई ओमेगा स्क्वायर इंटू सी एस। वैसे डेल ई आया कहां से था, इसकी जनरेशन हुई कहां से, अगर तुमको ये सब नहीं पता ना तो मत लिखो, आप उत्पत्ति देखो, इस फॉर्मूले की उत्पत्ति कहां से हुई, आपने कहा आई ओमेगा मैक्सिमम का स्क्वायर से अपॉन में 2 से, यहीं से तो हुई थी, और माइनस आई ओमेगा मिनिमम का स्क्वायर एन बाई 2 से इस फॉर्मूले की उत्पत्ति हुई। जब आपने डेल ई की बारे में बात करी तो आपने आई बाई 2 को तो कॉमन ले लिया, या आई को कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो फॉर्मूला भी मैंने आपको लिख के दिखाया, ओमेगा मैक्सिमा माइनस ओमेगा मिनिमा, और इन ब्रैकेट ऑफ क्या बना, इन ब्रैकेट ऑफ ओमेगा मैक्सिमा एन प्लस ओमेगा मिनिमा, बिल्कुल बना। और आपने अपोन में क्या लिख दिया मेरे बच्चे, ये 2 मैं इसके नीचे ले आया, ये मैं 2 इसके नीचे ले आया, बहुत बढ़िया। तो आप फॉर्मूले में देखो, क्या फॉर्मूला अभी भी ये नहीं बना, आई इंटू ओमेगा मैक्सिमा, बिल्कुल सही है, और माइनस ओमेगा मिनिमा, बहुत बढ़िया, और इनटू में क्या बना, ओमेगा बना। तो क्या पहला फॉर्मूला सही है, बिल्कुल सही है भाई, पहला फॉर्मूला तो मुझे सही नजर आ रहा है भाई, पहला फॉर्मूला तो सही नजर आ रहा, हाँ भाई बिल्कुल बात तो सही है। अब आपने जब इस फॉर्मूले को सॉल्व करा लिया तो डेल ई का फॉर्मूला आपके पास ये भी तो बना था, क्या बना था, डेल ई का फॉर्मूला आई ओमेगा स्क्वायर इंटू सी एस। यहां पर वो क्या कर रहा ना आपके क्वेश्चन के अंदर, जो आपके पास मैंने सी एस से लिखा था ना, उसको ये के से लिख रहा है, यहां पर ये के से लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन में मत जाइएगा, तुम इसको के को यहां रेडियस ऑफ जायरेशन मत समझ लेना, ये स्पीड ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड है, ये मतलब के की जगह आप सी एस भी लिख सकते हैं, आई ओमेगा स्क्वायर इंटू सी एस, मतलब फॉर्मूला तो ये वाला भी सही है, बी पार्ट भी सही है। तीसरे वाले को देखें, क्या मैं आई ओमेगा स्क्वायर की जगह 2e लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 2e इंटू सी एस, मतलब सी एस की जगह तुमने के लिखा, मतलब आप इसको ये कह रहे हैं 2e इंटू सी एस, मतलब फॉर्मूला तो तीसरा भी सही है, मतलब आंसर यहां पर बनेगा ऑल दी अबव, मतलब आंसर डी पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। आप यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने यहां पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड है उसको आपको मैंने के से लिख दिया, तो कंफ्यूज होने की जरूरत आपको नहीं है। फिर क्वेश्चन क्या कहता है, इफ n1 and n2 आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड ऑफ द फ्लाईव्हील देन मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू, भाई मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी डेल ई क्या था, भाई डेल ई क्या था, डेल ई बिकम इज इक्वल टू क्या था, आई बाई टू, आई बाई टू, आई बाई टू तो कॉन्स्टेंट है, ओमेगा मैक्सिमम का स्क्वायर,
और माइनस में ओमेगा मिनिमम का स्क्वायर। आप इन स्पीड को रेडियन में लिख लो या आरपीएम में लिख लो, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी विल बी प्रोपोर्शनल टू एन मैक्सिमम का स्क्वायर। यहां एन आरपीएम में बोला तो कोई दिक्कत नहीं है, एंड एन मिनिमम का स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है, इसके प्रोपोर्शनल है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, एन मैक्सिमम का स्क्वायर माइनस एन मिनिमम का स्क्वायर। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। जहां पर देखो n1 की वैल्यू जो है ना, n1 मैक्सिमम है, क्वेश्चन में लिखा है देखो n1 इज मैक्सिमम, और n2 जो है वो आपका मिनिमम है, ऐसा मैंने नहीं कहा, डाटा में गिवन है n2 मिनिमम है, तो n2 मिनिमम है। तो इस तरीके से आपने यहां पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए फ्लाईव्हील इन्फ्लुएंस द, फ्लाईव्हील का क्या इन्फ्लुएंस है, मीन स्पीड ऑफ द इंजन को, मीन टॉर्क डेवलप बाय द इंजन, साइक्लिक फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड व्हेन डिलीवरिंग कांस्टेंट आउटपुट, वेरिएशन ऑफ द लोड। अरे यार देखो, वेरिएशन ऑफ द लोड की तो बात ही नहीं करनी थी। वेरिएशन ऑफ द लोड की बात क्यों नहीं करनी है, अगर लोड में वेरिएशन हो तो इसका काम, ये जो काम करेगा ना इस वाले ऑप्शन के अंदर, मैं इसको कभी बाद में पढ़ाऊंगा आपको, अगला लेक्चर मेरा यही होगा, यहां पर वो काम गवर्नर करता है। क्या करता है, गवर्नर करता है, गवर्नर। लेकिन मैं गवर्नर की बात नहीं कर रहा, लोड के साथ नहीं चलना हमने। तो मीन स्पीड ऑफ द इंजन को कंट्रोल करना, ए फ्लाईव्हील इन्फ्लुएंस द मीन स्पीड ऑफ द इंजन, मीन टॉर्क डेवलप बाय द इंजन, साइक्लिक फ्लक्चुएशन ऑफ द स्पीड व्हेन डिलीवरिंग कांस्टेंट आउटपुट। तो साइक्लिक वेरिएशन, तो यहां पर जहां पर भी देखो, यहां पर बस तुम्हें इस चीज का थोड़ा सा एक चीज का ख्याल ये रखना है, यहां पर आप कभी भी लोड के बारे में बात नहीं करेंगे। ए फ्लाईव्हील इन्फ्लुएंस दी, यहां पर आप कभी भी इस चीज के बारे में बात ना करें कि भाई लोड के बारे में बात करना, क्योंकि जहां लोड के बारे में बात आनी शुरू हो जाए ना तो वहां प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि फ्लाईव्हील लोड के बारे में बात नहीं करता है यार, लोड के बारे में तो गवर्नर बात करता है। तो फ्लाईव्हील इन्फ्लुएंस, फ्लाईव्हील किसकी इन्फ्लुएंस को देखता है भाई, साइक्लिक फ्लक्चुएशन ऑफ द स्पीड व्हेन डिलीवरिंग कांस्टेंट आउटपुट। तुम क्या चाहते थे, मैं चाहता हूं कि कांस्टेंट आपको आउटपुट चाहिए और स्पीड में फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो उसको इन्फ्लुएंस वो करना, वो किसका काम है, फ्लाईव्हील का। तो दैट मींस द ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। और प्लीज मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया आपको, मैंने सब कुछ बताया। कांस्टेंट आउटपुट का मतलब है टॉर्क मीन, आपको मीन कांस्टेंट मिलना चाहिए, और जबकि स्पीड फ्लक्चुएट कर रही है तो उसके स्पीड के फ्लक्चुएशन को मिनिमाइज करके आपको आउटपुट को ट्राई करा उसने कांस्टेंट सप्लाई करने के लिए, दैट वन इज कॉल्ड द वन फ्लाईव्हील। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ द फ्लाईव्हील द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया I rotating at an angular velocity of omega, expression I omega square। ये पूछ रहा क्वेश्चन में, एक्सप्रेशन I ओमेगा स्क्वायर बाई 2 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है यार, ये तो काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, जो मीन एनर्जी थी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, एंगुलर मोमेंटम को, टॉर्क को, या काइनेटिक एनर्जी को। भाई फ्लाईव्हील की ये तो एक एनर्जी का फॉर्मूला है, तो ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, दैट मींस द ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लाईव्हील जनरली एम्प्लॉयड, ऐसी कौन सी मशीन है जिसमें जनरली फ्लाईव्हील को लगाया जाता है। देखो, जिस मशीन के अंदर आपको सडनली पावर की जरूरत पड़ती है उसके अंदर फ्लाईव्हील को जरूर लगाना चाहिए, और एक मशीन है जिसको तुम पंचिंग प्रेस मशीन के नाम से जानते हैं। जब भी आप कभी पंचिंग प्रेस मशीन को देखेंगे उसकी साइड में एक बहुत हैवी सा, बहुत बड़ा, इतना सा बड़ा सा मास नजर आता है, वही फ्लाईव्हील होता है। तो पंचिंग प्रेस मशीन में आपको फ्लाईव्हील तो लगाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द साइकिल, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी की बात कर रहा है, तो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी कितना बनेगा। तो अगर देखो ये फॉर्मूले में, ये ऊपर वाला फॉर्मूला तो गलत है, अगर यहां हाफ होता तो फॉर्मूला सही बन जाता। तो ये कितना बना, आई एवरेज एंड ओमेगा मैक्सिमम, या आई हाफ आई के ई एवरेज का स्क्वायर, या आई स्पीड ऑफ फ्लक्चुएशन का स्क्वायर इनटू, वो आप लिखते नहीं थे फॉर्मूला, डेल ई बिकम इज इक्वल टू, आप क्या लिखते थे, आई ओमेगा का स्क्वायर इंटू सी एस। अब देख रहे हो यहां पर स्पीड ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड को वो के ई एस से लिख रहा, तो प्लीज आप कंफ्यूज मत होइएगा, सी एस की जगह इसने ये वाली वैल्यू को पुट कर दिया, तो क्या दिक्कत है। और ओमेगा मीन जो है वो एवरेज होती थी ना मेरी, एवरेज, एवरेज मतलब मीन, उसका स्क्वायर, और इंटू आप आई कर रहे हो, तो आई के ई एस इंटू एवरेज का स्क्वायर, दैट मीन्स द ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। The amount of energy absorbed by the flywheel is determined from the, भाई फ्लाईव्हील कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, कहां से कैलकुलेट करते हैं,
टॉर्क वर्सेस ऑफ क्रैंक रोटेशन एंगल के डायग्राम से कैलकुलेट करते हैं, जिसको हमने टर्निंग मोमेंट के नाम से जाना था, दैट मींस ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो करेक्ट आपके पास बनेगा ए पार्ट। क्या बनेगा? ए पार्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द मास ऑफ द फ्लाईव्हील इज कंसंट्रेटेड इन अ रिम। भाई देखो, फ्लाईव्हील का मास कंसंट्रेटेड एट द रिम क्यों होता है? क्योंकि सर एनर्जी स्टोर की जाए तो वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में होती है, तो एनर्जी की गई स्टोर्ड वो आई के प्रोपोर्शनल होती है, तो जितना ज्यादा आई होगा उतना ज्यादा एनर्जी होगी। तो आई ज्यादा रखने के लिए आई को आपने रिम की फॉर्म में बनाया, तो रिम का मतलब है मास पूरा का पूरा आउटर पेरिफेरी पे प्रेजेंट था। टू स्टोर मिनिमम एनर्जी, टू मेक इट स्ट्रॉन्ग, टू स्टोर मैक्सिमम एनर्जी, टू लेट इट रोटेट फ्रीली, नहीं, सार रिम की फॉर्म में बनाया कि ताकि वो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर कर पाए, क्योंकि रिंग की फॉर्म का ही आई एक ऐसा है जो सबसे ज्यादा आई होता है। दैट मींस ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द सेफ रिम वेलोसिटी। देखो यहां पर ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा कि जो सेफ ऑफ द रिम वेलोसिटी आपके पास होती है वो रूट ऑफ हुप स्ट्रेस अपॉन में डेंसिटी के इक्वल होती है। प्लीज ऑलवेज रिमेंबराइज दैट कंसेप्ट। द सेफ वेलोसिटी बिकम इज इक्वल टू द हुप स्ट्रेस। जहां पे ये जो पता वी क्या है, वी इज कॉल्ड डिजाइनिंग स्पीड। इसको डी वी को कभी कभी आप डिजाइनिंग स्पीड के नाम से भी जानते हैं, याद रखना प्लीज, डिजाइनिंग स्पीड। फ्लाईव्हील के लिए इसको आप कहते हैं डिजाइनिंग स्पीड। और सिग्मा एच को आपके लोग क्या कहते हैं मेरे लाल? हुप स्ट्रेस। क्या कहते हैं? हुप स्ट्रेस। और रो क्या कहलाता है? मेटल की डेंसिटी। मेटल की डेंसिटी, ये डेंसिटी है। तो बस क्वेश्चन में पढ़ने, सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेस, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, फ्लक्चुएशन ऑफ द स्पीड एंड मास ऑफ द फ्लाईव्हील। तो सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेस मतलब हुप स्ट्रेस। द सेफ रिम वेलोसिटी ऑफ द किसके थ्रू? भाई स्ट्रेस के थ्रू हो रही है, तो दैट मींस वो आप कहेंगे द वन सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेसेस से वो इन्फ्लुएंस होने वाली है। दैट मींस आंसर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए ये करेक्ट आंसर है आपके पास। नेक्स्ट, द क्रैंक एफर्ट डायग्राम ऑफ द इंजन रनिंग a machine is showing the areas above and below the mean line. What is the maximum fluctuation of energy in the below diagram? मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी पूछ रहा है। चलो एक काम करते हैं, इस पॉइंट पर आपके पास कुछ एनर्जी होगी, मुझे नहीं पता कितनी एनर्जी है। चलो मान लो इस पॉइंट पर पॉइंट ई की एनर्जी को आप कह दो, पॉइंट ए की एनर्जी को आप कह दो ई। पॉइंट ए की एनर्जी को कितना कह दो? ई कह दो ई। तो पॉइंट बी पर कितनी एनर्जी आई? पॉइंट बी पर ई प्लस 50, ई प्लस 50, ठीक है। और पॉइंट सी पर कितनी एनर्जी आई? पॉइंट सी पर ई बी माइनस 20। तो ई प्लस 50 में से माइनस के 20 करा तो ई प्लस 30 बची, ई प्लस 30 बची। और फिर आप ईडी कर दो, ईडी, तो सी में 5 और ऐड कर दो, इसमें 5 और ऐड करा तो ई प्लस 35 हो गई, 35 हो गई। और आप जब ई पर पहुंचे तो 35 को माइनस कर दो तो ई बची, ई बची। मुझे बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी कौन से पॉइंट पर है? भाई सबसे ज्यादा एनर्जी तो ये है, ई बी इज इक्वल टू समथिंग। और सबसे मिनिमम एनर्जी कितनी है? सबसे मिनिमम तो ई है। तो सबसे मैक्सिमम एनर्जी कितना है? ई मैक्सिमम, ई मैक्सिमम। देखो सॉल्व करके ई प्लस 50। और सबसे मिनिमम एनर्जी कितनी है? सबसे मिनिमम तो ई है। तो वो क्वेश्चन में व्हाट इज द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी? तो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? ई मैक्सिमा माइनस ई मिनिमा। आप दोनों को माइनस करो, सॉल्व करो। जब सॉल्व करेंगे तो आंसर बनेगा 50 जूल। तो दैट मींस आंसर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। जो सी पार्ट है वो आपका सही आंसर है और जो आंसर बनेगा वो बनेगा 50 जूल। देखो जब मैंने ये क्वेश्चन अभी आपको थोड़ी देर पहले कराया था तो मैंने उसको इसी तरीके से सॉल्व करके दिखाया था आपको। नाउ वी विल मूव ऑन अ नेक्स्ट पार्ट। जरा देखते हैं। A flywheel is fitted to the crankshaft of an engine having indicated work per revolution if E। उसने क्या कहा कि वर्क डन, जो आपने यहां पर वर्क डन पर रेवोल्यूशन मतलब वर्क डन पर साइकिल जो आपने यहां पर फाइंड आउट किया है उसको तुमने यहां कैपिटल ई के नाम से लिख दिया। फिर क्या कहता है? इफ द परमिजेबल लिमिट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी एंड स्पीड आर समथिंग। मतलब हम थोड़ी देर पहले क्या लिखते थे? स्पीड और एनर्जी, तो सीई और सी एस की, तो उसने सीई को यहां के ई से लिखा है
और सी एस को उसने के एस से लिखा, तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लाईव्हील, काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लाईव्हील कितनी बनेगी। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको एक चीज लिख के नहीं दिखाया था, द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी या सीई इज इक्वल टू, आप क्या लिखते थे, डेल ई अपॉन में वर्क डन पर साइकिल, वर्क डन पर साइकिल लिखते थे, बिल्कुल सही है। डेल ई किसके बराबर होता था, डेल ई बिकम इज इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर इंटू में सी एस आप लिखते थे, बहुत बढ़िया। अब वर्क डन पर साइकिल तो आपके पास चल रहा है यार, ये डेल ई किसके बराबर होता था, डेल ई आई ओमेगा स्क्वायर इंटू सी एस के बराबर होता था। भाई एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर बनती थी, काइनेटिक एनर्जी जो बनती थी वो तो आई ओमेगा स्क्वायर बाय 2 के बराबर बनती थी। तो क्या मैं आई ओमेगा स्क्वायर की जगह मैं 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी पुट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी। तो अब आप ये वैल्यू यहां पर पुट कर दो, तो सीई बिकम इज इक्वल टू, जो आप यहां पर फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, सीई बिकम इज इक्वल टू व्हाट द वैल्यू ऑफ द सीई, तो सीई बिकम इज इक्वल टू कितना बना, 2 टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और इनटू सीएस और अपॉन में वर्क डन पर साइकिल, अब सबकी वैल्यू पुट करो। तो उसने सीई को पता किस चीज से लिख रखा, के ई से, और काइनेटिक एनर्जी को तो ऐसे ही लिखा रहने दो, काइनेटिक एनर्जी, और सीएस को उसने किस चीज से लिख रखा, के एस से, और वर्क डन पर साइकिल को उसने किस चीज से कहा, ई से। तो मुझे आंसर बताओ कितना बना। तो काइनेटिक एनर्जी बिकम इज इक्वल टू कितना हो गया, ई इंटू के ई अपॉन में 2 टाइम ऑफ के इंटू एस। तो ये फॉर्मूला आपके पास बन के आया। तो आप जरा फॉर्मूला देखें, 2 बाई के एस आ रहा ना अपॉन में, 2 बाई के एस और ई इंटू के ई, तो ई इंटू के ई बाई 2 टाइम ऑफ के एस, दैट मीन्स द ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी आपके पास क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनने वाला है। ये मैंने अभी आपको क्वेश्चन के अंदर ओमेगा मैक्सिमम अपॉन में ओमेगा मिनिमम का वैल्यू पूछा है, अभी मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था, यू नो द सी एस बिकम इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ, अब उसने कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड को यहां सी एफ से लिखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सी एस की जगह सी एफ भी कह सकते हैं। सी एफ बिकम इज इक्वल टू, आपने क्या बोला था, ओमेगा मैक्सिमा माइनस ओमेगा मिनिमा अपॉन में ओमेगा मैक्सिमा प्लस ओमेगा मिनिमा अपॉन में 2, आपने ये तो लिखा था, तो 2 मैं ऊपर ले गया था थोड़े समय पहले। तो मैंने भी आपको एक फॉर्मूला प्रूफ करके दिखाया था, ओमेगा मैक्सिमा अपॉन में ओमेगा मिनिमा। मैं आपसे बोला था ना, ये क्वेश्चंस आप सही से पढ़ेंगे, ओमेगा मैक्सिमम माइनस ओमेगा मिनिमम, तो 2 प्लस सी एफ अपॉन में 2 माइनस सी एफ, तो दैट वन इज द आंसर। तो आप देख लो, 2 प्लस सी एफ अपॉन में 2 माइनस सी एफ कहाँ लिखा है, 2 प्लस सी एफ अपॉन में 2 माइनस सी एफ, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। एक क्वेश्चन ये है, यहां पर टर्निंग मोमेंट का डायग्राम आपको दे रखा है, सब कुछ आपको बनाकर दिया है, कह रहा है एक सिंपल टर्निंग मोमेंट डायग्राम ऑफ अ 4 स्ट्रोक इंजन इज शोवन इन द फिगर, इफ द मीन टॉर्क इज अ 10 न्यूटन मीटर, टीएम की वैल्यू दे रखी मीन टॉर्क की, द एस्टिमेटेड पीक टॉर्क इज अ टीपी विल बी, एस्टिमेटेड पीक टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, ऐसा क्वेश्चन में आपको दिया है। चलो मैं डायग्राम द्वारा बताता हूं कि किस तरीके से उसने प्रॉब्लम को यहां पर आपको एक्सप्लेन करके दिखाया है। देखो, ये ना आपके पास एक 4 स्ट्रोक साइकिल है, ठीक है, और यहां पर एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, एक छोटा छोटे बना लो यार थोड़े, 1 2 3 4, उसने सब कुछ एलिमिनेट कर दिया। उसने पता क्या किया है, उसने आपको 0 से लेकर 4 पाई तक एक टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करी, जिसको तुमने मीन टॉर्क के नाम से जाना है। तो ये मीन टॉर्क है, ये मीन टॉर्क है आपका, 0 से लेकर 4 पाई। तो 0 से लेकर ये लाइन कौन सी है, मीन टॉर्क है, इसको आपने टॉर्क मीन कहा है। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि भाई बताओ एक साइकिल में आपने वर्क डन कितना फाइंड आउट किया, तो तुम मुझसे कहते नहीं थे वर्क डन क्या होता था, ये 4 पाई है ना। वर्क डन कैलकुलेट करने का मतलब क्या है, टॉर्क मीन के अंडर में जितना भी एरिया बना, तो ये वाला एरिया पूरा का पूरा कैलकुलेट कर लो, टॉर्क मीन के अंडर में कितना एरिया बना, तो टॉर्क मीन के अंडर में जो एरिया बना वो वर्क डन पर साइकिल कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा वर्क डन पर साइकिल। यार ये बॉडी तो रेक्टेंगल है, तो आपका आंसर क्या बना, टॉर्क मीन इंटू 4 पाई, ये तो बना टॉर्क मीन इंटू 4 पाई। और टॉर्क मीन की वैल्यू शायद क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी है, 10 न्यूटन मीटर, मतलब ये वाली जो हाइट है ना यहाँ पे, ये 10 न्यूटन मीटर है, 10 न्यूटन मीटर।
तो टॉर्क मीन की जगह आप 10 पुट कर दो, तो 10 इंटू 4 पाई, तो इतने जूल आपके पास आंसर बन के आ गया, इतने जूल आपके पास आंसर आ गया। अब सुनो, एक टर्निंग मोमेंट और बना दूं मैं, एक टर्निंग मोमेंट और बना लेता हूं, लो जी बना लो टर्निंग मोमेंट, फिर वो एक टर्निंग मोमेंट ये बनाओ, फिर 4 पॉइंट वैसे ही लो, 0 पाई 2 पाई 3 पाई एंड 4 पाई। तो अब आप टर्निंग मोमेंट डायग्राम फिर बना रहे हो। अब आप पता कौन सा ग्राफ बना रहे हो, टॉर्क टी का बना रहे हो। टी मतलब है सप्लाई वाला, कि इतना इनपुट आपको मिला तो इनपुट लिख दो, तो इनपुट, तो एक साइकिल में टोटल वर्क डन कितना मिला, जो इनपुट आपने दिया। तो वो इनपुट वाला डायग्राम कैसे दे रखा, देखो ट्रायंगल की फॉर्म में दे रखा है। किसकी फॉर्म में दे रखा, ट्रायंगल की फॉर्म में, ट्रायंगल की फॉर्म में दे रखा ना। और वो हम थोड़ी देर पहले उसको ग्राफ की फॉर्म में बना के नहीं दिखा रहे थे। ये तो कमाल है। यहां पर मैंने तुमसे एक बात और बता दूं, हमेशा तुमको टर्निंग मोमेंट का डायग्राम एग्जामिनेशन में ऐसा बना के देगा जिसका एरिया तू कैलकुलेट कर सकता हो। तो सिर्फ और सिर्फ आपको टॉर्क यहां सप्लाई हुआ, और ये 3 पाई से लेके, नहीं ये 2 पाई से लेके 3 पाई के बीच में है, और ये 4 पाई है। तो ये वाले इस ट्रायंगल का एरिया कितना बना, तो इस ट्रायंगल का एरिया में थोड़ी देर पहले आपको ये लिख के नहीं दिखाता था, टी इंटू डी थीटा 0 से लेकर और थीटा साइकिल के बीच में पूरा का पूरा इंटीग्रेशन। तो यहाँ इंटीग्रेशन करने की क्या जरूरत है, ये तो पूरा ट्रायंगल है यार। तो इस ट्रायंगल का एरिया आप वर्क डन पर साइकिल आप दूसरी तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो इसका बेस कितना पाई, और हाइट कितनी, मान लो ये वाली हाइट आपकी वाई है, तो मैं यही तो कैलकुलेट करना कि हाइट कितनी है, जिसको आपने टीपी के नाम से लिखा। टीपी के आपने बोला नहीं, ये हाइट आपने कितनी मान ली, टीपी, तो आप इस हाइट को चाहे तो टीपी के नाम से भी लिख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इंटू टीपी कर दो, इंटू टीपी कर दो। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो इसका बेस जो है ना, बेस की लेंथ पाई है। तो अब ये वर्क डन यहां से कैलकुलेट करो, चाहे यहां से, दोनों बराबर होंगे। तो 10 इंटू 4 पाई बिकम इज इक्वल टू 1/2 बेस कितना था पाई, और इंटू हाइट कितनी है टीपी, आपको यही कैलकुलेट करनी है। तो यहां पर पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये 2 इधर आ गया, 10 दूनी 40, 40 दूनी 80, तो 80 न्यूटन मीटर का आपने टॉर्क सप्लाई करा। 80 न्यूटन मीटर का आपके पास मैक्सिमम टॉर्क की टिप होने वाली है। तो 80 न्यूटन मीटर आपके पास इस टॉर्क की टिप का आंसर बन के आने वाला है। तो आप कभी भी प्लीज, जब भी आपको टर्निंग मोमेंट का क्वेश्चन डायग्राम में पता हो, बस थोड़ा सा इस चीज का ख्याल ये रखिएगा कि जो डायग्राम आप बना रहे हो, जो डायग्राम आपको बन के नजर आ रहा है, उस डायग्राम के अंदर आपने प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया है। तो वो डायग्राम आपको 99% केस में या तो रेक्टेंगुलर गिवन होगा, या वो डायग्राम आपको कुछ ना कुछ किसी फॉर्म में, या तो वो स्क्वायर की फॉर्म में गिवन होगा। कर्वेचर की फॉर्म में गिवन नहीं होता है, क्योंकि कर्वेचर की फॉर्म में अगर आपको डायग्राम बना के दे दिया जाएगा तो आप उसके एरिया को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो एरिया इस तरीके का बना नहीं होता। मैंने आपको फिर सिंपल सा बता देता हूं कि आपको किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो यही आपके पास एक सॉल्यूशन है कि आप इस तरीके से यहां पर उस प्रॉब्लम को बना सकते हैं जो प्रॉब्लम आपको यहां पर दिख रही है। तो गाइज आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फ्लाईव्हील का जो भी मेन कंसेप्ट है, एक का क्वेश्चंस आपको किस तरीके से मैंने बना के दिखाए हैं, आई होप आपको सारे के सारे कंसेप्ट समझ में आ चुके होंगे। यदि किसी भी बच्चे को और इस फ्लाईव्हील के अंदर अब अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम रह गई है, तो प्लीज आप इस टेलीग्राम ग्रुप पर मोहम्मद इमरान MOHDIMRAN एंड PW, इस टेलीग्राम ग्रुप पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और सारी बातें आप मुझसे वहां पर पूछ लेंगे। और उम्मीद करता हूं आप सभी को ये लेक्चर बहुत पसंद आएगा, सबको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। बाकी जो भी आपकी क्वेरी रह गई हैं फ्लाईव्हील से रिलेटेड, वो सारी की सारी यहां पर बोल दें, सारी की सारी यहां पर भेज सकते हैं। वैसे फ्लाईव्हील के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम अब नहीं आएगी, मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगेन सभी बच्चे को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और सभी बच्चे को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस लेक्चर को अब मैं यहीं पर फिनिश करता हूं, और नाउ वी विल मीट इन अ नेक्स्ट लेक्चर, और वो नया टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे गवर्नर के साथ। तब तक सभी बच्चों को बाय बाय एंड गाइस, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद, जय भारत।